हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सब्जेक्ट है विज्ञान यानी कि साइंस, उसके हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका समय है 3 आवर एंड 50 मिनट्स, इसके मार्क्स है 70। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले निर्देश दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। इसमें निर्देश दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए ताकि आप प्रश्न पत्र को पढ़ सकें आराम से। फिर दे रखा है यह प्रश्न 3 खंडों क ख ग में विभाजित है। मतलब इसके 3 पार्ट है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है यानी कि ऑब्जेक्टिव है। तीसरा दे रखा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, यानी कि जो थर्ड पार्ट में दे रखा है कि सारे क्वेश्चन करना है। चौथा में सभी प्रश्न अनिवार्य है। पांचवा दे रखा है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। और फिर छठा ऑप्शन दे रखा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि सोचता नामक चित्र तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर है, इसमें ज़्यादातर थ्योरी नहीं देनी है, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, उसके जो भी फॉर्मूले वो बताने हैं और क्लियर बताना है कि एक एक पॉइंट देखिए। जैसे कि कोई भी आंसर है तो उसको एक लाइन में उसको अच्छे से नोट करके आप बताइए। ज़्यादातर कचरा लिखने के साथ नहीं, जैसे कि कोई पैसेज लिख देता है जैसे बुक में सारे एक साथ लिखे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खंड का में दे रखा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस। आंसर आपको करना है। अगर आपको आंसर चाहिए तो अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर स्क्वायर, कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम। तो प्रतिरोधकता यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। तो इसका सही आंसर है ओम मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा, परितालिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। लिखिए, इसका आंसर आपको बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। इसके अर्थों में दे रखा है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यानी कि आपको लेंस के बारे में बताना है, इसके गुण क्या है, और आपको एक अच्छा सा डायग्राम यानी कि एक चित्र बनाना है और उसी में समझाना है, उससे आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई, ए मोटाई के तार का ओम 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध ये होगा। यानी कि आपको किसी भी कंडक्टर है यानी कि चालक, उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वो किन कारणों पे निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जो एरिया है, टेम्परेचर है, उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, क्या वोल्टेज है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इसमें आपको यूज होगा ओम जी का नियम, यानी कि ओम्स लॉ, V = IR। और इसका रजिस्टर का फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको, रो इजिकल टू सॉरी, इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = रो और L/A। ओके, यहाँ पे L लंबाई है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, रो और उसकी रजिस्टिविटी है, R इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। इससे आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ने पर उसका रेजिस्टेंस जो कि लोअर वैल्यू उससे भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए तथा स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको एक इंडक्शन मोटर या कोई भी मोटर हो सकती है जो इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका आपका एक चित्र बनाना, उसको समझाना है।
आपको पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर काम कैसे करती है, कि उसके अंदर एक तो होगा आर्मेचर और एक होगा स्टेटर। स्टेटर यानी जिसमें वाइंडिंग मतलब कॉपर के वायर लगा रखे होंगे, और बीच में एक पार्ट होगा आर्मेचर जो कि रोटेट करता है, या उसको रोटर भी बोल सकते हैं। और ये इसकी बाहर का स्टेटर है, उसमें वाइंडिंग लगी होती है, उसको सप्लाई देना पड़ेगा। आगे सिंगल फेज मोटर है तो उसमें एक तो फेज होगा और दूसरा न्यूट्रल होगा। और ये मोटर अलग अलग प्रकार से स्टार्ट होती है, ये आपको आगे अगली अच्छी कक्षा में पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरे वाले के परिनालिका किसे कहते हैं, यानी कि सोलेनॉइड। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? खंड ख में आ गए हैं। क्वेश्चन है कि ZnCuSO4 ZnSO4 रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है? तो इसकी संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सही आंसर है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो आपको बताना है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल, इसमें OH क्रिया का समूह है। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। इसमें एक देर का बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के बारे में जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए, यानी कि आपको इसका नाम बताना है। जैसे कि ये 1 2 3 4, इसमें C3 कार्बन है, 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रॉफ ब्यूट, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे करके इसका है जो आप देखेंगे। इसी प्रकार ये इसका फॉर्मूला, इसको आपको IUPAC में नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, संसारण किसे कहते हैं? धातु की संसारण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए। संसारण यानी धातु में जंग लग जाता है, उसी को संसारण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिक के प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, इसके अर्थवा में एक दे रखा है। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनॉइक अम्ल तथा एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला दे रखा है, एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनॉल अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। एथिल अल्कोहल का क्षारीय MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। अब आता है खंड ग, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और डिंब वाहिनी। तो इसमें मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो बताना है। तो इसमें ये सारे भाग है, अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी है, तो इसका सही आंसर है शुक्रवाहिनी। ये मानव में मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है? तो जीवाश्म, तो इससे सही आंसर है कोयला, क्योंकि ये खनिज है। जीवाश्म मतलब जीवों के टुकड़े जो कि धरती में पाए जाते हैं, तो धरती से कोयला निकलता है, ना कि पवन निकलती है, ना सौर ऊर्जा, ना जल विद्युत। कोयला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो पवन चक्कियों का उपयोग यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है यांत्रिक कार्य। पवन चक्की का उपयोग यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। इसी के पवन चक्कियों से अपन आटा पीसते हैं, पानी या कुएं से निकालने के लिए या बिजली पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वपुष्पी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? इसके उत्पादन क्या है, ये आपको बताना है। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बने। आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, जिसमें यानी कि चित्र बनाना, जिसमें पुष्प के बीच में जो उसके बीजांड है उसके बारे को में बताना और दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कारिक परिवर्तन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बने तथा इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। अथवा में दे रखा है, जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमावस्या सिद्धांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। इसके अर्थ में दे रखा है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन, अन्य पदार्थों के स्थान को स्पष्ट कीजिए। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक से दूसरे पादप में क्या परिवहन होता है? आपको पता होना चाहिए कि फूलों के जरिए जब इसके ऊपर मधुमक्खियाँ वगैरह बैठती है तो उसके जो
परागकण होते हैं वो एक पादप से दूसरे पादप में चले जाते हैं उन्हीं के द्वारा। इससे उनका जनन होता है कि उनमें जो भी है अपन मादा जनन तंत्र या वो नर जनन तंत्र, उनमें से आदान प्रदान होके नए बीज की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ आज का ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। इनमें से अधिक क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इनमें से जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपको बता दिए गए। इनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तक में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।